अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ा। अगर आप पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स की हेडलाइन की तरफ देखें, जो मेरे सामने टेलीविजन चैनल जो हैं वो खुले हुए हैं, ये पाकिस्तान के जो अखबारात अपने आप की लेटेस्ट अपडेट्स दे रहे हैं, तो आपको क्लियरली तमाम तर फोकस जो है वो सिंध के बाई इलेक्शंस के ऊपर नजर आता है, जहां कन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से और तहरीक इंसाफ की तरफ से। तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर रही है कि वो कराची में अपना मेयर ला सकेगी। इमरान इस्माइल साहब ने उस हवाले से ट्वीट भी किया है। और दूसरी तरफ बिलावल जरदारी जो है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये इंडिकेशन दे रहे हैं, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि पहली दफा हैदराबाद में पीपल्स पार्टी का एक मेयर आ सकेगा और कराची के अंदर भी पीडीएम का मेयर आएगा। साथ ही ये सिचुएशन खासी इंटरेस्टिंग है कि 7-8 घंटे, बिकॉज अब 1:15 है रात का पाकिस्तान में, 7-8 घंटे गुजर चुके हैं जो इलेक्शन का जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वोट डालने का अमल जो है वो खत्म हुए हुए। लेकिन उसके बावजूद अभी भी कोई क्लियर पिक्चर जो है अर्बन एरियाज के अंदर कराची हैदराबाद में नहीं आ रही। हालांकि अर्बन एरियाज जो होते हैं वहां पर सिचुएशन बहुत पहले क्लियर हो जाती है। जब वोटिंग 5-6 बजे खत्म हो तो उसके बाद सिचुएशन को क्लियर हो जाना चाहिए था। लेकिन बावजूद इसके कि तमाम तर फोकस, ऑफ कोर्स इसकी इंपॉर्टेंस है कराची, हैदराबाद और सिंध में इस वक्त जो इलेक्शन हो रहे हैं, इसके आगे आने वाले जनरल इलेक्शन पे इसका एक इफेक्ट होगा। लेकिन जब ये सारे स्टेटिस्टिक्स हमारे सामने आएंगे, जहन में रखिए कि वोटिंग बहुत कम हुई है, उसकी स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग बहुत सिग्निफिकेंट वोटिंग नहीं हुई। उसके बावजूद रिजल्ट्स जो है ना आए और हुकूमत सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, तो आप समझ सकते हैं कि सिंध की पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है एक आम, आप इसमें से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो इन रिजल्ट्स को अपनी डायरेक्शन में इसको मूव करने के लिए और इसको एक देने की कोशिश कर रही है। उसकी वजह है कि इनके नतायज जो हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब की अगली जो पॉलिटिक्स है उसके लिए बहुत अहम है। जैसे कि मैंने कई वीलॉग्स में ये क्लेम किया कि जो सरकारी अफसरान हैं जो इलेक्शन करवाते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप है, पुलिस है, उनसे जब आप बात करते हैं तो आपको क्लियर एक पिक्चर नजर आता है कि 2018 में भी सिंध के अंदर 18 से 20 से ज्यादा सीटें पीपल्स पार्टी की नहीं थी, लेकिन 33-35 सीट जब उनको दिलवाई तो ये बेसिकली सिंध के जो वडेरे हैं और पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है इनके दरमियान जो बाहमी एक इश्तराक है पावर शेयरिंग का, उसके नतीजे में इनको ये पोजीशन मिली। तो अब आसिफ अली जरदारी साहब के सामने बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि गुज़िश्ता चंद बरसों की जो सियासत है, खास करके एक बरस की जो सियासत है, उससे सिंध के अंदर तहरीक इंसाफ और इमरान खान का बड़ा बोलबाला हुआ है। और जो आपने देखा कि तहरीक इंसाफ के तहरीक इंसाफ की मेंबरशिप की जो कैंपेन थी सिंध के अंदर, नवाब शाह के अंदर और डिफरेंट एरियाज में, उसमें लोग किस तरह से जोक दर जोक उसमें शामिल हुए, कितनी एक्साइटमेंट और एंथुजियाज्म था। और आसिफ अली जरदारी को ये क्लियरली अंदाजा है, किसी और को अंदाजा हो ना हो, कि आने वाले चंद महीनों में सिंध की अंदरूनी पॉलिटिक्स उनके लिए महफूज नहीं रहेगी। इसलिए हैविंग सेड दिस, इस इलेक्शन के जो ऑप्टिकल रिजल्ट्स हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस में, ये आसिफ अली जरदारी साहब की सब्सिक्वेंट जो पावर पावर नेगोशिएशन है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट हैविंग सेड ऑल दिस रिगार्डिंग सिंध, मैं समझता हूं जो इस वक्त, आज जब इस वक्त जिस स्टेज पे मैं बात कर रहा हूं, जो प्रिंसिपल पॉलिटिकल चैलेंज है वो लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान है, पंजाब और फेडरेशन के दरमियान है, जहां तीन इंपॉर्टेंट इश्यूज मेरे सामने हैं। एक वो है कि केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के लिए पीटीआई और पीएमएलक्यू की मशावरत के बाद तीन नाम तीनों सिविल सर्वेंट्स के जा चुके हैं। 17 जनवरी तक इस प्रोसेस को मुकम्मल होना है, इन कंसेंसस एंड कंसल्टेशन विद द फॉर्मर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन पंजाब असेंबली, जनाब हमजा शहबाज साहब। लेकिन हमजा शहबाज अमेरिका में है, अभी तक उनकी कंसेंसस या सलाह मशवरे का कोई एलिमेंट की खबर हमारे सामने नहीं आ सकी। और और अगर ये नहीं हुआ तो फिर ये इलेक्शन कमीशन तक ये मामला जाएगा। लेकिन नवाज शरीफ साहब के हवाले से खबर जरूर है कि उन्होंने ये कहा है कि सिविल सर्वेंट उन्होंने भी नाम तजवीज़ किया और उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब को मुलाकात के लिए लंदन बुला लिया है। और राना सनाउल्लाह, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अब लाहौर से निकल चुके हैं, ही इज इन बिटवीन लाहौर एंड लंदन, शायद लंदन पहुंच गए हों। तो एक तो ये डेवलपमेंट है नामों की। दूसरी डेवलपमेंट वो है जहां पीटीआई मसलसल ये वाजे कर रही है, इमरान खान की स्टेटमेंट 24 घंटे पहले आ चुकी थी, उसको रिकन्फर्म किया है परवेज इलाही ने इमरान खान से मुलाकात करने के बाद। उन्होंने कहा है कि इमरान खान का ये फैसला कि हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए मजबूर करें और टेस्ट करें शहबाज शरीफ साहब के होल्ड को और पॉपुलैरिटी को थ्रू प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, ये एक बड़ा सही फैसला है, ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मजीद मैं इस पर बात करूंगा। एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वो है जहां इमरान खान ने एक दिन पहले ये बात सामने आई कि उन्होंने ये सजेस्ट किया और हिंट किया है मूनिस को और पीएमएलक्यू को, परवेज इलाही को, कि आप एक ही बैनर के, पीटीआई और पीएमएलक्यू को अगला इलेक्शन एक बैनर के नीचे लड़ना चाहिए, एक टिकट के नीचे लड़ना चाहिए। और पीएमएलक्यू को दर हकीकत इलेक्शन की हद तक कम से कम तहरीक इंसाफ के अंदर मर्ज कर जाना चाहिए, जम कर जाना चाहिए। इस पे मैंने पहले कमेंट इसलिए किया था कि मैं ये जानना चाहता था कि इसके ऊपर परवेज इलाही साहब का रिएक्शन और रद्द अमल क्या आता है। अभी उनका एक बड़ा कॉशियस किस्म का
रिएक्शन और रद्द-ए-अमल इसमें आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान ने ये सजेस्ट किया है, and Munis also likes that idea. Now, what does it really mean? This is also a very interesting development because क्या परवेज इलाही, चौधरी परवेज इलाही पीएमएलक्यू को पीटीआई के अंदर जम कर देंगे, उसकी अलग जो जुदागाना तशख्खुस और हैसियत है तारीखी गुज़िश्ता 30-35 बरस से 1980 की दिहाई से, उसे ख़त्म होने देंगे? इसमें चौधरी शुजात हुसैन क्या करेंगे, उनका धड़ा क्या करेगा, इसकी लीगल चीज़ें क्या होंगी? लेकिन अपेरेंटली अभी तक परवेज इलाही का रिएक्शन कोई, अगर उन्होंने इसको एम्ब्रेस नहीं किया तो बहुत ज़्यादा मनफी, बहुत ज़्यादा जो नेगेटिव है वो भी नहीं है। अब इमरान खान के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इमरान खान के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इमरान खान क्लियरली दो चीजों पे गौर कर रहे हैं। एक ये कि वो परवेज इलाही को, मुनिस को और पीएमएलक्यू को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, और ये बात हम जानते हैं कि पीएमएलक्यू, परवेज इलाही और मुनिस जो हैं उनसे एक ठीक ठाक शेयर मांगते हैं सीट्स का, पंजाब के अंदर भी, सेंटर में भी, मिनिस्टरशिप और स्लॉट्स में। इमरान खान इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर कर रहे हैं, इंश्योरेंस बाय करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अगर मैं पीएमएलक्यू को एक बड़ी बेहतर पोजीशन देता हूं आने वाले इलेक्शंस में, उनको मिनिस्टर्स बनाता हूं, शायद ये भी मुमकिन है कि परवेज इलाही को सीएम का स्लॉट ऑफर हो जाए या मुनिस को बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑफर हो जाए। परवेज इलाही ने ये भी कहा है कि इन द रन अप टू द नेगोशिएशन टू द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, पीटीआई की तरफ से मुनिस को फ्यूचर सेटअप के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनाने की ऑफर हुई। लेकिन मैंने, और ये उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे, उनका बाकायदा उनका ट्वीट भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, लेकिन मैंने कहा कि अभी हम ये ट्रेड ऑफ नहीं करेंगे, हम इन तमाम चीजों पे बाद में बात करेंगे। वो भी अंडरस्टैंड फ्रॉम ऑल दिस इज कि एक सीरियस नेगोशिएशन होगी इन दोनों जमातों के दरमियान इन टर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। उसका कोई फॉर्मूला जो है वो इमर्ज करेगा। इमरान खान ये समझते हैं कि मैं रोल दूंगा पीएमएलक्यू को, परवेज इलाही को। इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता कि परवेज इलाही एक फ्यूचर सेटअप के अंदर दोबारा पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन वो फिर चीफ मिनिस्टर होंगे आफ्टर फाइटिंग द इलेक्शन अंडर द बैनर एंड द टिकट ऑफ इमरान खान पार्टी तहरीक इंसाफ। उससे इमरान खान को ये होगा कि कोई उनको छोड़ नहीं सकेगा। ये इमरान खान का सम टोटल 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है जो उनके साथ हाथ किया गया था 2018 में, जब डिफरेंट पार्टीज को उनके साथ जोड़ा गया। अब यहाँ पर चूंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है जुलाई 2022 का, वो बड़ा लैंडमार्क डिसीजन है, जहां लोग पार्टी की डायरेक्शन के खिलाफ ना वोट डाल सकते हैं ना एब्सेंट रह सकते हैं। अभी भी जो एब्सेंट रहे हैं उनको नोटिस इशू कर दिए गए हैं, और उनका जो फेट है, वो जो 3 लोग हैं जिसमें खातून है और 2 और एमपीज हैं पंजाब के, उनका फेट भी अगले चंद दिनों या हफ्तों में क्लियर हो जाएगा। वो एक अलग बहस है। लेकिन इमरान खान क्लियरली ये चाहते हैं कि मैं एक सॉलिड किस्म की पॉलिटिकल कंट्रोल हासिल करूं पंजाब के अंदर। मुमकिन है इलेक्शंस में मैं अगर पीएमएलक्यू को अब्लाइज करता हूं, उनको टिकट देता हूं, उनको पोजीशन देता हूं, तो पीएमएलक्यू जो है मुझे दरमियान में छोड़ नहीं सकेगी। इसका एक और बड़ा फायदा या रिस्क ये होगा कि पीएमएलक्यू, जिसको हमेशा एस्टैब्लिशमेंट की ताईद, सपोर्ट, हमदर्दी हासिल रही है, उनकी कम्युनिकेशन कभी परवेज इलाही की, उनकी फैमिली की पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के साथ खत्म नहीं होगी। एस्टैब्लिशमेंट के उस धड़े को इमरान खान पीटीआई के अंदर लाकर इंश्योरेंस पॉलिसी भी खरीद रहे हैं, उसको जम भी कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, एट द सेम टाइम उसको कंट्रोल, रेगुलेट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है। इसका फाइनल जो आउटकम है वो अभी होना है। अब एक और जो बहुत ही, अपार्ट फ्रॉम व्हाट के नवाज शरीफ सर क्या करते हैं वो मैं अभी बात करता हूँ, जो मैं समझता हूँ चौथी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि वो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जिसने कीनिया जाना था अंडर म्यूचुअल लीगल एग्रीमेंट एमएलए, जो कीनिया की गवर्नमेंट के साथ फॉरेन ऑफिस का डिसाइड हुआ है, वो इस्लामाबाद से निकल चुकी है। और वो मेरा ख्याल है या तो अब दुबई में है या नैरोबी जो है, वो मेरा ख्याल अभी वो दुबई में ही है, और वो वहां से नैरोबी जो है वो पहुंचेगी। तो इसके हवाले से भी मैं कुछ कमेंट करता हूं। अब मैं आता हूं एक एक करके इन्हीं डेवलपमेंट्स के पास वापस। सिंध का मैंने आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। पंजाब की जो सूरत हाल है उसका भी मैंने आपको खासा बेहतर एक्सप्लेन कर दिया। वहां मैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये कहूं, जैसा कि मैंने पिछले वीलॉग में कहा था कि नवाज शरीफ साहब की एक काउंटर मूव जो है वो अभी सामने आनी है। नवाज शरीफ साहब की जो हिस्ट्री है वो कोई शेर वाली हिस्ट्री नहीं है, उसमें खासी फॉक्सी फॉक्सी एलिमेंट है, एंड यू कैन नॉट कंडेम हिम फॉर दैट, बिकॉज पाकिस्तानी पॉलिटिक्स या दुनिया भर की पॉलिटिक्स जो है वो इन्हीं मैकेवेलियन प्रिंसिपल्स पे चलती है। नवाज शरीफ साहब सरप्राइज देने में, पीछे से हमला करने में, स्टेल्थ वॉरफेयर के अंदर स्पेशलाइज करते हैं। वो हमेशा स्मोक स्क्रीन्स खड़ी करते हैं, वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। 3 एग्जांपल्स मैं आपके सामने उनकी रखता हूं। जब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान पे 1997-98 में पीएमएलएन ने हमला करवाया वर्कर्स ने, और वहां से चीफ मिनिस्टर और जज साहिबान को छोड़ना पड़ा, और फिर उस वक्त एक मशहूर था कि एक ब्रीफ केस लेकर एक रिटायर्ड जज साहब जो थे वो मसलसल ट्रैवल कर रहे थे, उन्होंने कोयटा बेंच को बकायदा जाके वहां पे खरीदा गया। ऑल दैट इज डॉक्यूमेंटेड पार्ट ऑफ पाकिस्तानी हिस्ट्री। तो ये वो चीजें थी जो लोगों को पता नहीं थी। फ्रंट पे नवाज शरीफ साहब की एक और डीलिंग हो रही थी सुप्रीम कोर्ट के साथ, और बैक एंड पे नवाज शरीफ साहब ये कर रहे थे, और नवाज शरीफ साहब उस वक्त अपनी साजिश में कामयाब ही है। उन्होंने पाकिस्तान का पावर का जो सारा स्ट्रक्चर था उसको उन्होंने बदल डाला।
जनरल जहांगीर करामत को उन्होंने किस तरह से फारग किया, दैट वाज आल्सो अ वेरी क्लासिक एग्जांपल। उसमें उन्होंने आईबी को कैसे यूज किया, किस तरह से उन पे इल्जाम लगाया। हालांकि जनरल जहांगीर करामत जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मामले के ऊपर नवाज शरीफ के साथ बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया था, और बहुत से जो आर्मी के सीनियर अफसरान है वो समझते हैं कि जहांगीर करामत साहब को वो कॉपरेशन एक्सटेंड नवाज शरीफ साहब को नहीं करनी चाहिए थी और सुप्रीम कोर्ट का तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए था। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के मामले में 1997-98 में जनरल जहांगीर करामत की कॉपरेशन हासिल करने के बावजूद ऑन द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी नवाज शरीफ स्ट्रक अगेंस्ट जनरल जहांगीर करामत इन ऑर्डर के जो सिस्टम का बैलेंस ऑफ पावर है मैं उसको अपने कंट्रोल में कर लूं। अब आगे आ जाएं 99 में जब कारगिल के ऊपर बहुत ज्यादा टेंशन थी और जनरल मुशर्रफ एक कॉन्फ्रंटेशन कर रहे थे अलॉन्ग विद हिज फेलो जनरल्स, तो नवाज शरीफ साहब ने जनरल मुशर्रफ को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का भी एलिवेशन कर दी, नए टाइटल्स भी उनको दे दिए और बहुत उनको एम्ब्रेस किया और उनको मसलसल बड़ी प्यार मोहब्बत की, बड़ी जनरस किस्म की ऑफर्स की। पर एट द सेम टाइम नवाज शरीफ साहब जनरल मुशर्रफ को हटाने के पूरे प्रोसेस के ऊपर काम कर रहे थे और उस वक्त उनको बल्कि परसुएड किया कि आप चले जाएं। श्रीलंका में एक बड़ी इंपॉर्टेंट मिलिट्री मीटिंग थी, वहां पे जनरल मुशर्रफ को परसुएड किया कि आप जाएं उस मीटिंग में। और जब वो वहां पे थे तो और जब वो उनका त्यारा अभी वापस आ रहा था तो उनको उन्होंने हटा दिया। द रेस्ट ऑफ ऑल ऑफ द ड्रामा उसमें वो कामयाब वो नहीं हो सके, लेकिन मूव उनकी बड़ी स्टेल्थी थी। तो वो ऊपर से कुछ कहते हैं, अंदर से कुछ कहते हैं। तीसरी एग्जांपल भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। दिसंबर 2000 में जब उनका सिंध हाई कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ अक्टूबर या नवंबर 2000 में आ चुका था, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील नहीं की। उनके वकील थे एतजाज एहसन साहब, जो कई टेलीविजन प्रोग्राम में उन दिनों का हाल बयान कर चुके हैं। आखिरी वक्त तक एतजाज एहसन अपनी समरीज प्रिपेयर कर रहे थे, पिटिशंस प्रिपेयर कर रहे थे नवाज शरीफ साहब की अपील के हवाले से। नवाज शरीफ साहब ने कभी एतजाज एहसन को भिंक नहीं लगने दी कि उनकी मसलसल जनरल मुशर्रफ के साथ वाया सऊदीज एंड अमेरिकन एक डील हो रही है पाकिस्तान से निकल के सऊदी अरब के सरूर पैलेस में जाके पनाह लेने की। और उनके जो इत्तेहादी थे पीएमएलएन के अंदर किसी को खबर नहीं थी, और उस वक्त उनके इत्तेहादी पीएमएलएन में चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही थे। ये वही पॉइंट ऑफ डिपार्चर था जहां चौधरी को शिकायत ये थी कि नवाज शरीफ ने कभी उनको अपने एग्जिट प्लान के हवाले से कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं। ऐसे करके आखिरी दिन उनको पता चला कि नवाज शरीफ और शरीफ खानदान सारा का सारा जहाज में बैठ के अपने तमाम तर सामान के साथ, नौकरों के साथ, अपनी घर की महंगी चीजों के साथ, अपनी तमाम तर जो एसेट्स हैं उनके साथ वो पाकिस्तान से फ्लाई कर गया। तो वो एक पॉइंट था लॉस ऑफ फेथ का, मतलब लॉस ऑफ ट्रस्ट का, जिसके बाद चौधरी के दरमियान और नवाज शरीफ के दरमियान में एक फॉल्ट लाइन इमर्ज की जो फिर बाद में कभी हील नहीं हो सकी। इन तीनों एग्जांपल से मैं सिर्फ एक चीज प्रूव करना चाहता हूं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चीजों को बिहाइंड द सीन प्लान करते हैं। उनका एक स्कीमिंग माइंड है। वो लीगल इश्यूज खड़े कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज खड़े कर सकते हैं, अलायंसेस खड़े कर सकते हैं। वो सामने से आके वार नहीं करते। तो इस वक्त जो आप गुज़िश्ता 48 घंटे से देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की गुडी गुडी स्टेटमेंट्स आ रही हैं लंदन से कि पार्टी तैयार हो जाए इलेक्शंस के लिए। बाज़ अखबारात में, न्यूज़ में तो मैं देख रहा था वहां लिखा हुआ है कि नवाज शरीफ साहब ने पीएमएलएन की लीडरशिप को कहा है कि जनरल इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएं। बहरहाल अक्सर जगहों पे है कि सिर्फ पंजाब के इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएं। इसे अभी ऑन द फेस ऑफ इट ना लें। इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट समझें कि राना सनाउल्लाह जो उनके कॉन्फिडेंट भी हैं, सीनियर भी हैं, स्ट्रॉन्ग मैन समझे जाते हैं, उन्हें नवाज शरीफ साहब ने, और उनके सीने में बड़े राज भी हैं, और नवाज शरीफ साहब इस सूरत हाल को ठीक तरह से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि परवेज इलाही के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में जो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि 4-5-6 लोग पूरे नहीं हो सकेंगे, गुम हो जाएंगे, सो जाएंगे, मातम पे चले जाएंगे, गर्लफ्रेंड को मिलने चले जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, वो नहीं हो सका। वो क्यों नहीं हो सका? तो इसके बाद नवाज शरीफ साहब का एक काउंटर मूव जो है वो आपके सामने आएगी। बट हैविंग सेड दिस, जो इसमें इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि इमरान खान को कोई गलत फहमी नहीं है नवाज शरीफ साहब के काउंटर मूव के हवाले से। इसीलिए इमरान खान ने अपनी काउंटर मूव जो है पहले ही, यानी नवाज शरीफ साहब की काउंटर मूव को एंटिसिपेट करते हुए इमरान खान ने अपनी काउंटर मूव को इनिशिएट कर दिया है। और वो काउंटर मूव वो है जहां वो कहते हैं कि हमें श्योरली शहबाज शरीफ साहब के जो ट्रस्ट पोजीशन है और उनकी जो होल्ड है फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर नेशनल असेंबली के अंदर, उससे हमें वी हैव टू पुट इट टू टेस्ट, जिसको उन्होंने परवेज इलाही के साथ मीटिंग में भी कहा है, खुद भी उन्होंने कहा है टीवी प्रोग्राम में, और परवेज इलाही ने भी कहा है कि दिस इज अ गुड आइडिया। और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने भी एक टीवी प्रोग्राम में कहा है कि श्योरली अगर ऐसी सिचुएशन डेवलप करती है तो कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग हम प्राइम मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए हम कह सकते हैं। इसके साथ माइंड में रखिए कि मुख्तलिफ जो जराए हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने पीडीएम को और पीएमएलएन को ये मैसेज दिया है कि हम आपकी जो लड़ाई है पीटीआई के साथ, हम उसमें फरीक नहीं है। इसको इंटरप्रेट करने की जरूरत है। वो ये नहीं कह रहे कि हम पीटीआई के साथ हैं, वो ये नहीं कह रहे कि हम आपके खिलाफ हैं।
लेकिन एक क्लियर सिम्टोमेटोलॉजी यहाँ पे डेवलप कर रही है, जिसमें जनरल आसिम मुनीर की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो खुल के किसी एक फरीक के साथ अब खड़े नजर नहीं आती फॉर द टाइम बीइंग। आगे क्या होता है, ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट अपने इंटरेस्ट और मफादात को प्रोटेक्ट करेगी, हर जगह ही करेगी, उससे पीछे नहीं हट सकती। लेकिन एट दिस पर्टिकुलर टाइम वो पीएमएलएन पीडीएम को बहुत मस्कुलर तरीके से बेल आउट करते हुए नजर नहीं आते। सो थोड़ी सी जो स्पेस है इमरान खान की और पीटीआई की मनूवर करने की, वो हमें वक्ती तौर पे एक बढ़ी हुई नजर आती है। ये एक सारा बैकग्राउंड है जिसमें अगले आने वाली जो 48 घंटे या 72 घंटे की पॉलिटिक्स है उसको हम देख सकेंगे, जिसको मैंने कहा कि जो रियल इश्यूज और चैलेंजेस हैं वो इस वक्त आपको इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान में आपको मिलते हैं। अब आ जाते हैं हम इस चीज पे कि जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम निकल गई है इस्लामाबाद से नैरोबी कीनिया के दारुल खिलाफे पहुंचने के लिए, जिसमें 5 मेंबर टीम है, जिसमें आईएसआई है, एमआई है, उसमें आईबी है, उसमें पुलिस है, उसमें एफआईए के अफसरान है, गलबन एफआईए पुलिस के एक ऑफिसर उसको लीड भी कर रहे हैं। और ये टीम वहां जारी है, इसका 15-20 दिन से इसका जिक्र हो रहा था। दिस इज इन कंसल्टेशन विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुओ मोटो नोटिस लिया तो सही, लेकिन डिसअपॉइंटिंग ये थी कि उन्होंने एक जुडिशियल कमीशन नहीं बनाया, जो कि डिमांड थी लोगों की, सहाफ़ी लोगों की, सारी सिविल सोसाइटी की, वकला बरादरी की तरफ से भी थी, और खुद इमरान खान ने भी पर्सनल खत लिखा। उन्होंने बजाय इसके कि जुडिशियल कमीशन बनाते जो ज्यादा मौसर होता, जिसमें ज्यादा एतमाद होता, हुकूमत को ये इख्तियार दिया और हुकूमत ने ये 5 मेंबर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। अब ये जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है जो पहुंच रही है अंडर अ म्यूचुअल लीगल एग्रीमेंट एमएलए इनटू नैरोबी, इसका जो टास्क दिया गया है वो वहां पर जो केनियन पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं, जिनसे पहले जिनको इंटरव्यू नहीं हो सका, वकार और खुरम, वो 2 शख्स जिनकी जिनकी जिनके साथ रह रहे थे, जिनकी कॉपरेशन से अरशद शरीफ वहां पर फार्म हाउसेस में रह रहे थे, उनके इन्होंने इंटरव्यू और स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करनी है। और कीनियन पुलिस ऑफिशियल्स जो एक्चुअल इंसिडेंट में फायरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और जिम्मेदारी लेते हैं कि हमने फायरिंग की, इन्होंने उनकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो रिकॉर्ड करनी है। अब यहाँ पर बहुत से क्वेश्चंस इफ एंड बट के अराइव हो जाते हैं। एक आम तासुर ये है, और वो तासुर बड़ा पब्लिकली वाइडली शेयर्ड है, ये जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है ये शहीद अरशद शरीफ के कत्ल का मौमा हल करने से ज्यादा जो असल क्रिमिनल्स हैं उनको एग्जॉनरेट करने की कोशिश करेगी। ऐसा क्यों हम कहते हैं? पहली बात तो यह है कि हमें कोई गलतफहमी नहीं है, ना होनी चाहिए, कि अरशद शरीफ के कत्ल के जो असल मुहरकात हैं और जो असल प्लॉटर्स और प्लानर्स और स्कीमर्स हैं वो नैरोबी में नहीं है, वो कीनिया में नहीं है। कीनिया और नैरोबी के अंदर वाकया जरूर हुआ, ये सॉर्डेड ट्रेजेडी वहां जरूर हुई, वहां गोली जरूर चली, कत्ल वहां जरूर हुआ, खून वहां जरूर बहा, लेकिन उसके जो मोटिवेशन है, महरकात हैं, जो इंसेंटिव हैं, जो प्लानिंग है, जो स्कीमिंग है, जो ईवल माइंड है, जो मेंजरी है कानून की नजर में, वो पिंडी इस्लामाबाद और पाकिस्तान के अंदर जो है वो पाया जाता है। और इससे पहले जो फैक्ट फाइंडिंग टीम थी, जिसको उमर एस शाहिद जो हैं बड़े सीनियर रेस्पेक्टेड पुलिस ऑफिसर हेड कर रहे थे, जिनको सिंस देन ओएसटी बना दिया गया है, जो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है कि वो सिर्फ एक सरकारी मुलाजिम नहीं है बल्कि कई किताबों के ऑथर हैं जो उन्होंने पुलिसिंग के हवाले से लिखी है, बड़ी डिस्टिंग्विश फैमिली से उनका ताल्लुक है, बड़े रेस्पेक्टेड वो ऑफिसर हैं, उन्हें ओएसटी बना दिया गया है। उस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के नतीजे में डिस्प्लेजर के तौर पर जो 592 पेज की उन्होंने लिखी, उस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के कंक्लूजन जो ड्रॉ हुए हैं वो पाकिस्तान के निज़ाम के लिए बहुत बड़ा धक्का है। बिकॉज वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ये कहती है कि अरशद शरीफ का जो कत्ल है ये कोई मिस्टेकन आइडेंटिटी या इतफाकी हादसा नहीं लग रहा, बल्कि ये क्लियरली एक ऐसा मर्डर है, असैसिनेशन प्लॉट लगता है जिसमें ट्रांसनेशनल कैरेक्टर्स एक से ज्यादा मुल्क में इन्वॉल्व है, यानी पाकिस्तान, दुबई और कीनिया के अंदर। और और उसमें बहुत ज्यादा जो इन्वेस्टिगेशन है वो कीनिया की नहीं है बल्कि पाकिस्तान की है, जहां वो इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ने ये डॉक्यूमेंट किया है कि अरशद शरीफ के खिलाफ जो 16 एफआईआर हैं वो कहाँ कहाँ दर्ज हुई, कौन लोग उन एफआईआर को करवा रहे थे, उसमें सरकारी एहलकारों और उनके नाम भी आते हैं। सो ये जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है इसका मैंडेट तो ये लगता है कि फैक्ट फाइंडिंग की जो रिपोर्ट है 2 मेंबर की कमेटी की टीम की, उसकी फाइंडिंग्स को वाटर डाउन किया जाए और इल्जाम को कीनिया के अंदर शिफ्ट किया जाए। क्योंकि अगर आप जेन्युइन इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं तो वो तो फिर आपको देखना होगा कि अरशद शरीफ के खिलाफ एफआईआर कौन करवा रहा था, वो कौन से कैरेक्टर्स और मुहरकात थे। ये तो कोई बहुत मुश्किल है ही नहीं है, पाकिस्तान के अंदर है वो तमाम कैरेक्टर्स। तो आपने देखना है कि वो 16 एफआईआर किसने दर्ज कराई,
अरशद शरीफ जो है उसको कौन मिल रहा था, कौन उसको थ्रेटन कर रहा था, कौन उसको कॉल करके वार्न कर रहा था, कौन उसको कह रहा था कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, बाज आ जाओ। वो कौन से एलिमेंट्स हैं जिन्होंने अबू धाबी की, दुबई की पुलिस को कहा कि अरशद शरीफ को यहां से निकाल के हमारे हवाले किया जाए। अरशद शरीफ अगर कीनिया से वापस दुबई यूएई जाना चाहता था तो वो क्यों वहां पे वापस नहीं जा सका? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जिनका एक्चुअल जो कीनिया के अंदर से इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी बल्कि वो पाकिस्तान के अंदर से होनी। सो अगर इसको आप ओवर एम्फसाइज करते हैं कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कीनिया से गोल्ड ढूंढ लेगी जाके, तो दर हकीकत आप अल्टरनेट थेरीज देना चाहते हैं, आप डाइवर्जन देना चाहते हैं। और हमें इसके हवाले से अवेयर होना चाहिए कि यहाँ पर हमें शक है, हमें अपने इस शक को पब्लिकली खुल के स्टेट करना चाहिए। ठीक, अभी तक ये हो नहीं रहा उस तरह से, आम आदमी तो कर रहा है लेकिन जिनको कहना चाहिए वो कह नहीं रहे। अब मैं इसको थोड़ा सा कंक्लूड करता हूं कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। आपको याद होगा जमाल खशोगी जो जर्नलिस्ट का मर्डर है, जो तुर्की में हुआ, अंकारा में हुआ, और फिर बाद में उसका इल्जाम उस वक्त टर्किश जो चीजें लीक हुई और फिर जो उस पर पोजीशन ली तुर्किश हुकूमत ने, अमेरिकन हुकूमत ने भी पोजीशन ली, सीआईए की भी उसके हवाले से एक रिपोर्ट आई जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई, वो यही थी कि ये डायरेक्टली वहां के फर्मा रवा क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एमबीएस के ईमा पे ये कत्ल जो है, बेईमाना कत्ल जो है वो करवाया गया। चूंकि तुर्की का और अमेरिका का बहुत प्रेशर था, वेस्टर्न वर्ल्ड का भी प्रेशर था, अल्टीमेटली एमबीएस ने उसका एक रफ सा हल निकाला और कुछ कॉम्पनसेशन दी गई। अब सही नहीं था वो, लेकिन कुछ लोगों को इंडाइट किया गया, कुछ को सजा हुई, उनके नाम आए, हम नहीं जानते उनको वाकई एक्चुअल फिजिकल पनिशमेंट्स हुई हैं या नहीं हुई, लेकिन एक प्रोसेस उनको करना पड़ा। और वो करना इसलिए पड़ा कि एक इंटरनेशनल एंगेजमेंट थी और एक इंटरनेशनल प्रेशर था, वरना शायद वो प्रोसेस वो ना करते। पाकिस्तान के केस में आप देख रहे हैं कि कोई इंटरनेशनल प्रेशर नहीं है। पाकिस्तान में ना इंटरनेशनल प्रेशर है ना डोमेस्टिक प्रेशर। एक आम आदमी का, एक आम सहाफी का प्रेशर तो हो सकता है ना। पाकिस्तान की सहाफी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन इसको बहुत ज्यादा भरपूर तरीके से एजिटेट कर रही हैं, ना पाकिस्तान के जो मीडिया टाइकून्स हैं वो कर रहे हैं, ना पाकिस्तान की ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने इस पर कोई स्टैंड लिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स है वो खासा कमजोर आपको नजर आया है, और ना ही बार एसोसिएशन का इस पर कोई क्लियर पोजिशन है। इससे आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो सम टोटल पोजीशन है इन टर्म्स ऑफ जस्टिस दुनिया भर में, वो सऊदी अरब से भी ज्यादा कमजोर है। बिकॉज सऊदी अरब की पोजीशन इस किस्म की है कि उसके इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स एग्जिस्ट करते हैं वेस्ट के, जिनको बहरहाल सऊदी अरबिया से डील करना है। पाकिस्तान का सिस्टम इस किस्म का है कि उसके इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स जब पाकिस्तान पे दबाव डालते हैं तो वो बाय एंड लार्ज इंडिया यूएस एक्सेस से डालते हैं, इंडिया के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए, इंडियन रिलेटेड मिलिटेंसी पे, कश्मीर के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से, इंडियन इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अपने लोगों के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए कोई भी ताकत जो है वो नहीं खड़ी हुई है। ये एक बड़ा हम्बलिंग मोमेंट है। पाकिस्तान का दूसरा प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर हमेशा ये कोशिश की जाती है कि आप ये कहें कि पाकिस्तान को, रियासत को बिल्कुल क्रिटिसाइज ना करें, बिकॉज ये तो इससे बड़ी डिस्पोंडेंसी और बड़ी डिप्रेशन फैलती। हकीकत यह है कि पाकिस्तानियों को अपना अहाता करने की जरूरत है, सेल्फ क्रिटिसिज्म करने की जरूरत है, क्रिटिकल एवेल्यूशन करने की जरूरत है। जब तक अपने गुनाहों को, अपने जुराइम को, अपने अपने जो घिनौने फेल हैं उसको पाकिस्तानी एग्जामिन नहीं कर सकेंगे, पाकिस्तान इंप्रूव नहीं कर सकेगा। अरशद शरीफ का जो कत्ल है वो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है इन टर्म्स ऑफ द कोलैप्स ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर इन पाकिस्तान। ये ऐसा ही है जैसे सीएनएन की क्रिश्चियन अमानपुर को कत्ल कर दिया जाए और इल्जाम सीआईए के ऊपर या इल्जाम एफबीआई के ऊपर आ जाए, तो आप सोचें कि सिस्टम की क्रेडिबिलिटी कितनी अटैक आती है। मैं अभी भी होप करता हूं, मैं समझता हूं कि आप सबकी ये जिम्मेदारी है, पाकिस्तानी डायस्पोरास की जिम्मेदारी है, पाकिस्तानी बार एसोसिएशन की जिम्मेदारी है, सहाफ़ी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है। और अगर ये भी जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहे तो फिर आप सबको इनको मजबूर करने की जरूरत है। सिर्फ एक वीलॉग देख के और उसके ऊपर एक कमेंट करके ना बैठें। ये खास करके जो पाकिस्तान के टीवी एंकर्स हैं, कॉलमनिस्ट हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, उन सब के लिए बहुत जरूरी है कि जिस तरह वकला ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की रेस्टोरेशन के लिए उन्होंने एक स्टैंड लिया था, पाकिस्तान की सहाफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस को अरशद शरीफ के कत्ल की तह तक पहुंचने और उसके जो क्रिमिनल्स हैं उनको किसी न किसी तरह की सजा दिलवाने के ऊपर उनको एक स्टैंड लेना होगा। अगर ये स्टैंड नहीं लेते तो पाकिस्तान में कोई भी महफूज नहीं रहेगा। इस पे जो मजीद डेवलपमेंट्स होंगी, मैं एक सेपरेट इसके ऊपर पूरा 592 जो फैक्ट पेज की रिपोर्ट है उसके हवाले से मजीद भी कोशिश करूंगा कि एक वीलॉग करूं। अभी तक इतना ही, फिर कुछ घंटों में मुलाकात होती है। थैंक यू।